Question number 5. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. तो सबसे पहले हमने समझा हुआ है कि पढ़ते जाएंगे और इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। और ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन से वो नीचे, यानी एक्सेलरेशन उसकी कम हो रही है धीरे धीरे। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 400 मीटर, ओके, एंड टाइम इज 20 सेकेंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी मेरे ख्याल से, नहीं? यस सर, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगी, बट सर ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल, रोल कर रहा है नीचे की तरफ, वो पॉजिटिव ही होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। और मास इसका हमें गिवन है 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन को अगर हम 1000 में से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 kg। तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एक्सेलरेशन और फोर्स, क्योंकि फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चाहिए एक्सेलरेशन, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। यस सर। हाँ, अब मेरे पास दो इक्वेशन बची है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप खुद देख के बताइए कि मेरे पास u है, s है, t है, और मुझे a फाइंड आउट करना है, u s t। सर सेकंड इक्वेशन से काम हो जाएगा, इस वाली से। ये काम के नहीं है और ये काम के नहीं है ना? इससे ही होगा, सेकंड इक्वेशन से काम हो जाएगा। यस सर। सेकंड इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, पहले यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज 400, u इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, और हाफ a is question mark we have to find, और t square means 20 into 20, okay, 20 into 20। तो ये 400 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा हाफ a into 400। तो ये 400 इस 400 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पर a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए फोर्स, है ना? फोर्स चाहिए, फाइंड आउट करना है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इज 7000। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यूनिट्स इसकी। एम इज और ए इज 2, तो ये हो जाएगा 14,000 न्यूटन। 14,000 न्यूटन ये फोर्स आ गया, और हमारा एक्सेलरेशन ये आ गया। क्लियर है? 14,000 न्यूटन। यस सर। हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान जो रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मास जो है इसको हम चेंज करें केजी में। पहली थिंग, केजी में चेंज करें। कई बार हम इसको जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर वो आंसर, क्योंकि हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में पुट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, तो यहां पर गड़बड़ ये हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है 1 kg का। अब मान लो मैंने लिखा ये स्टोन, इसका मास है 1 kg, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सी वेलोसिटी है ये? कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी? क्योंकि पहले फेंका गया है, तो ये होगा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। Across the frozen surface of lake and comes to rest. Comes to rest means v is equal to 0 meter per second. Okay. Yes sir. और s is After equal to traveling 50. s is equal to 50 meter. 50 meter travel करने के बाद हुआ। What is the force of friction between the stone and the ice? तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है यहाँ पर।
तो अगेन मेरे पास वही इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला मेरे लिए सही बैठेगा जिसके अंदर u v और s आए, 2as a फाइंड करना है। v square minus u square 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में सारी चीजें आ जाएंगे a निकालने के लिए। yes सभी लोग एग्री है ना? yes sir yes। चलिए अब 2as में मैं पुट करता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2 ये हो गया, a हमें फाइंड करना है, s इज 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 0 माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, यू स्क्वायर इज 20 इंटू 20 है ना, तो ये हो जाएगा 100 a इज इक्वल टू माइनस 400, तो a इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया a माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है फाइनली f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, अपोजिंग डायरेक्शन में होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको अपोज करने के लिए, ओके ये yes हाँ ये क्वेश्चन हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपकी जो नई बुक है उसमें सिर्फ 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। सी पार्ट ये पुरानी बुक से था, तो हम सी पार्ट भी इसके साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, सी पार्ट भी हम इसके साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. पहला नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो पहले मास ऑफ इंजन देखो है क्या, ये इंजन है हमारे पास, ओके ये इंजन है हमारा और इसके पीछे 5 वैगन्स लगे हुए हैं, 5 डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है ठीक है। इंजन का मास दे रखा है हमें 8,000 kg और हर डब्बे का मास हमें दे रखा है 2,000 kg। 2,000 kg सबका है, अलग अलग है, 2,000 2,000 2,000 ऐसे है, ठीक है। अब इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ये इंजन किस पे फोर्स लगा रहा है, ये इंजन किस पे फोर्स लगा रहा है, इन पूरे डब्बे के ऊपर लगा रहा है ना? yes sir। तो इंजन जो फोर्स लगा रहा है पूरे डब्बे के ऊपर वो है 40,000 न्यूटन, तो 40,000 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा है, ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो है 5,000 न्यूटन, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैं यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ -5,000, यही होगा -5,000। yes तो अगर ए को कैलकुलेट करें, ए को द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एफ नेट, फोर्स नेट कितना होगा, एफ प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000, तो कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन, ओके। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से, फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, the acceleration of the train। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट वाले में वो एक्सेलरेशन ढूंढने को कह रहा है, तो सर s is equal to ma, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन में जो एक्सेलरेशन है ना, ये ध्यान रखना है इसमें, यही तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो 8,000 kg है ना, ये
इंजन का हमें मास कैलकुलेट नहीं करना है, हमें मास लेना है सिर्फ इन डब्बों का। अब डब्बों का जब मास लेंगे तो ये होगा आपका 2000 इंटू 5 वैगन्स है, 5 वैगन्स है तो ये हो जाएगा 10,000 kg। ओके, तो 10,000 kg इसका मास हो जाएगा। और हमें फोर्स दे रखी है, फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है 35,000 न्यूटन। तो सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से हाँ निकल हाँ। सेकंड में अब हम क्या करेंगे आपको पता ही है, F इज इक्वल टू एम ए, एम फोर्स इज 35,000, मास इज 10,000 और यहाँ पर इंटू ए। ओके, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो चले गए तो ये आपका ए आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा और आप आसानी से इसे समझ भी जाएंगे कि इतना आ गया। यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको मास ऑफ इंजन नहीं लेना है। मास ऑफ इंजन शुरुआत में भी देखो, फोर्स हमने इंजन का नहीं पूरी ट्रेन का कैलकुलेट किया तो उसमें लास्ट वाले जो वैगन्स हैं उनका ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो है अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है और अच्छा भी है। बताइए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है? द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये वैगन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब वैगन 1 भी इसमें से हट गया तो मास ऑफ वैगन 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यही होगा ना? यस सर। 2000 इंटू 4 होगा अब की बार। यस। तो ये हो जाएगा 8000 kg, 8000 kg हो जाएगा। और हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्सलरेशन इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या आएगी, फोर्स क्या आएगी वैगन 1 ऑन 2 क्या आएगी, मास इंटू एक्सलरेशन। अब यहां पर मास होगा आपका 8000 और एक्सलरेशन वैगन 1 का क्यों नहीं कैलकुलेट करा? वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 इसको पुल कर रहा है तो जो इनको पुल कर रहा है तो इनका ही तो मास आएगा ना। यस सर। ओके सर। तो 8000 इंटू एक्सलरेशन क्या हो जाएगा 3.5। ओके, तो ये 0 इससे कट जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करो, 00 तो ये हो गया, 8 5 जा 40 का 0 4, 8 3 जा 24 और प्लस 4 28,000 न्यूटन। इज इट ओके? इज इट ओके? अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास है 1500 kg, 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to stop with a negative acceleration of, negative acceleration कितना है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगी, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन में आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 1.7, नेगेटिव में तो नेगेटिव मैंने यहां कर दिया और इसके नीचे आ गया 10। अब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 17 105 और यहाँ पे 15 इंटू 17 होगा या फिर सर 150 इंटू 7? हाँ 15 इंटू, मैंने 10 को यहाँ छोड़ा है तो मैं यहाँ 10 लिखूंगा ना बाद में। ओके, तो कितना आ गया 2550 न्यूटन नेगेटिव में, है ना? यस। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत आराम से हो गया। यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मास m दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है v, तो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम हमने पढ़ा है, मोमेंटम इज
मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी में आप ये कह सकते हैं कि सर mu भी हो सकता है और mv भी हो सकता है। ये इनिशियल मोमेंटम होगा और ये फाइनल मोमेंटम होगा, है ना। ये इनिशियल मोमेंटम होगा और ये फाइनल मोमेंटम होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो u तो दिया ही नहीं है, सिर्फ v दे रखा है, और v में भी स्क्वायर तो कभी होता ही नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये हो सकता है ना। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Yes. इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ सर जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा वो इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। हाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी काउंट कर रहे हैं तो ये इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा, और फाइनल वेलोसिटी काउंट कर रहे हैं तो ये फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। ओके सर, ठीक है। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये एक फ्लोर है, इसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगा के हम इसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बताओ कि कैबिनेट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, कितना लग रहा होगा? -200 सर। तो -200 न्यूटन, है ना। Yes sir. यस सर। ये तो आपको बस वर्ड वाला सवाल है, वर्ड इसमें कैलकुलेट नहीं करना, कुछ भी न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं है वाला। Yes. सर जैसे कि सर जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हैं, सर आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, क्वेश्चन से पहले हम लोग को साइन कन्वेंशन बना के रखना चाहिए कि उसके बिना ही ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए? एक बार और बोलो, क्या बोला आपने? सर मैं कह रहा हूँ सर इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस के वक्त से साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए था, मतलब पहले से ही बना के रखना चाहिए साइन कन्वेंशन। हाँ, साइन कन्वेंशन के बिना तो सवाल गलत होगा ना। बिना साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि आप जो है वो हिट कर रहे हो बिना कोई कंडीशन के। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसके विपरीत डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है, तो ये भी u है और ये भी u है। ये पहले ऑब्जेक्ट का है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का है। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, जो इधर जा रहा है, तो जो वापस उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको में माइनस लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अगर माइनस नहीं लेंगे तो जहाँ ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा या इनटू करना होगा, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे ना सबके। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। बिना साइन कन्वेंशन से हमें दिक्कत आ सकती है, और आती है, गलत भी होता है, आती है और गलत भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो और मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बताइए कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही लाइन पे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक ये ऑब्जेक्ट है। दोनों का मास है 1.5 kg, 1.5 kg, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी भी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है। The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। मतलब ये आपस में ऐसे मिलने की कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर इनका कोलिजन पॉइंट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। Yes sir. सर हम किसी को भी ले सकते हैं, The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. बाद में ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं।
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। क्योंकि ये दोनों यहाँ स्टिक हो रहे हैं तो इनकी फाइनल वेलोसिटी v1 देखूं और v2 देखूं तो क्या होगा, v1 और v2। क्योंकि ये दोनों स्टिक हो रहे हैं तो स्टिक होने के बाद तो फाइनल वेलोसिटी एक ही हो जाएगी ना इन दोनों की, Yes. इन दोनों की एक ही हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, सर टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। हाँ टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये डेरिवेशन करके भी दिखाई थी और मैंने एक वीडियो भी इससे पहले भेजी है, इनिशियल Yes. मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे याद होगा। मैं मैं ऐसे याद करता हूँ, एम यू प्लस एम यू इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी। 11 सेक्टर था, उसके अपोजिट में 22 सेक्टर था, फिर 11 सेक्टर था, उसके अपोजिट में 22 सेक्टर था। अब बस इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, हमें वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे ध्यान से, यहाँ वैल्यूज पुट करते वक्त ही तो ध्यान देना है हमें। m1 इज 1.5, u1 इज 2.5, ओके, प्लस m2 इज 1.5 और u2 ये रहा, u2 इज माइनस 2.5, ठीक है। m1 v1 इज 1.5, v1 इज v, ओके, प्लस Yes, sir. m2 इज 1.5 एंड v2 इज v। सर तो 3v हो जाएगा। हाँ, ये राइट साइड में तो ये 3v हो गया। इस साइड में देखो, इसको इंटू कर रहे हैं, इसको इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू करने के बाद ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, तो ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 3v एंड फाइनली v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दोनों यहाँ पे कोलाइड होके आपस में एक चिपक जाएंगे, जिसका मास होगा 3 kg और वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके सर। ओके, बट सर Zero- हमें तो सर फिर इस वाले के लिए तो सर हमें कैलकुलेट करने की भी नहीं जरूरत थी सर, क्योंकि अगर वो ये दोनों एक साथ कंबाइन होके कोलिजन कर रहे हैं और अगर उनका मास भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, फिर सर वो तो वैसे भी 0 ही बन जाता है ना। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क का आ जाएगा और वैसे सॉल्व करने को आएगा कि मतलब ये डेरिवेशन होगी ना एक तरह से। आपसे प्रूफ कराया जा रहा है ना कि अगर एक जैसे मास के ऑब्जेक्ट हैं, एक ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों कोलाइड होने के बाद क्या होगा उनका। तो आप तुरंत, अब ये सॉल्व कर लिया आपने डेरिवेशन, तो आप तुरंत कह दोगे कि वो दोनों स्टिक हो जाएंगे। इससे पहले तो आप नहीं कह पा रहे थे कि ये दोनों स्टिक होंगे या नहीं हो पाएंगे, या इनकी वेलोसिटी क्या होगी। इससे पहले तो नहीं कह पा रहे थे ना हम लोग। जब हमने ये डेरिवेशन किया तो फिर हमें समझ में आया कि हाँ वो दोनों स्टिक हो जाएंगे, इससे पहले नहीं। तो अब जब अब आगे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत ही लगा दोगे, टिक कर दोगे फटाफट चारों ऑप्शन में से कि भाई एक जैसे वेट के ऑब्जेक्ट हैं, एक ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो जरूर कोलाइड होंगे और कोलाइड होने के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आपस में वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और वेलोसिटी उनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और सर अगर अलग अलग आए दोनों तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, अलग अलग आएंगे तो फिर हमें कैलकुलेट करना होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस
विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ये तो कह रहा है ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है सही से ये अपोजिट फोर्स। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। हम उसको पुश करें, पार्क में खड़ा एक ट्रक है उसको पुश करें तो वो मूव नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? एक बच्चा कह रहा है कि दोनों जो फोर्स लगाए हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर जा रहे हैं, इसलिए नहीं मूव कर रहा, वो इसलिए मूव नहीं कर रहा। तो आप इस लॉजिक को बताइए कि ये लॉजिक सही है या गलत है, और एक्सप्लेन करके बताना है कि ट्रक डज नॉट मूव, व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, ट्रक मूव क्यों नहीं करता है। Sir, the truck has more mass than the body which is applying the force. सर मेरे को what इसमें समझ नहीं आ रहा सर, इसमें थर्ड इक्वेशन का कैसे है? मेरे को इसका इनर्शिया ज्यादा है। यस सर, इसके अंदर इनर्शिया आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन यू पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, मान लो ये थर्ड लॉ ऑफ एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये एक इसको मैंने ऐसे धक्का दिया तो इसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है, इसके अपोजिट एक फोर्स लग रही है। ये 20 न्यूटन का धक्का लगाया तो माइनस 20 न्यूटन तो अपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये तो सही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक बराबर फोर्स लग रहे हैं तो ये ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैंसिल आउट हो रहे हैं इसलिए आगे नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप नाव से कभी उतर ही नहीं पाते, कभी आप वॉक ही नहीं कर पाते, कभी रॉकेट जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पाता, क्योंकि ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उतनी फोर्स नीचे भी विपरीत डायरेक्शन में लग रही है। -1000 न्यूटन नीचे तो ऊपर 1000 न्यूटन लग रही है। फिर ये जाता क्यों है बाहर जब दोनों में बराबर फोर्स है? तो सर जिसका मास कम होगा वो ज्यादा इजीली हिल पाएगा, और जिसका मास ज्यादा होगा, और अगर कम मास वाला ज्यादा मास वाले पे अपना फोर्स लगाएगा तो वो क्या कहते हैं, ज्यादा मास वाला नहीं लेगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को ना मिक्स कर दिया, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को मिक्स कर दिया। सर इसके अंदर सर फिर इनर्शिया का आएगा ना? हाँ एक सेकेंड, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को मिक्स कर दिया और फिर आपके मन में उन्होंने बहुत सारी कंफ्यूजन दे दी फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट टेंड्स टू बी रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ये फर्स्ट लॉ कहता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन on two different object, reaction on two different object, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट जस्टिफाई बाय आंसरिंग। जस्टिफाई क्या कर रहा है वो कि दोनों अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए वो ब्लॉक मतलब ट्रक जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा। अगर ये जो लाइन इसने लिखी है एक्सप्लेन में, अगर ये लाइन सही होती तो हम तो कभी मूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा जितनी फोर्स आगे की तरफ जाने के लिए लगाते हैं उतनी ही फोर्स पीछे की तरफ हमें अपोज कर रही होती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हर बार अगला स्टेप लिया उतनी फोर्स वापस लग रही है, हर बार अगला स्टेप लिया उतनी फोर्स वापस लग रही है कि नहीं? 10-10 न्यूटन के मैं बार बार फोर्स लगा रहा हूं और 10-10 न्यूटन का फोर्स मुझे रोक रहा है, हर बार रोक रहा है, लेकिन फिर भी मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं? जब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो आगे क्यों बढ़ रहा हूं? जब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन इसने एक्सप्लेन करी है, ये गलत है। और क्यों गलत है ये हमें बताना है। क्यों गलत है? क्योंकि बॉय ने जो फोर्स लगाई है, जो फोर्स उस ट्रक को मूव करने के लिए लगाई है, वो इनफ नहीं है। इनफ मतलब इतनी ज्यादा नहीं है
कि इस ट्रक को वो मूवमेंट में ला सके। अगर इस बॉय की जगह मैंने कहा कि 20 आदमी हैं, अब ट्रक को धक्का लगाया इन लोगों ने, तो हो सकता है कि 20 लोग इनफ फोर्स लगाएं तो वो ट्रक को मोमेंटम में ले आए, उसको रेस्ट से मोशन में लेके आए, उसको रेस्ट से मोशन में लेके आए, चेंज इन मोमेंटम हो यानी फोर्स उस पर एग्जर्ट हो। बाकी थर्ड लॉ तो लगा ही रहेगा, थर्ड लॉ तो लगा ही रहेगा, लेकिन थर्ड लॉ का मतलब ये नहीं होता कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल नहीं होता ये कभी भी। डू गेट द आइडिया कि क्वेश्चन में आपको क्यों जूम कर रहा है, क्यों आपको रोक Yes, रहा है, sir. बढ़ा रहा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन ने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को आपके सामने रख दिया, और ये थर्ड लॉ से उसने स्टार्ट किया और लास्ट में आके उसने कहा कि दोनों कैंसिल कर दें, एक दूसरे को अपोजिट कर दे रहे हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा, यही कह रहा है ना। लेकिन ध्यान रखो फर्स्ट लॉ में हमने ये भी करा ना कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम धक्का लगा रहे हैं और ये मूव ही नहीं, ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा का मतलब क्या है कि हमने इतना फोर्स नहीं लगाया कि ये आगे को घिसक सके, तभी तो ये रेस्ट का रेस्ट में ही रह गया। Yes, sir. अगर ये मूव कर जाता तो क्या होता, अनबैलेंस फोर्स लग गई। अगर हमने इसको धक्का लगाया, नहीं मूव कर रहा, तो बैलेंस फोर्स है, मतलब ये हमारे फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है ना। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का भी आपको होगा ना कि बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। बैलेंस फोर्स में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, वो हमारे फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं मूव करता। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, कोई सा एक ज्यादा होगा, या इधर वाला या फिर इधर वाला, तभी जिधर का ज्यादा होगा उधर को मूव करेगा आगे की तरफ। टग ऑफ वार में मैंने बताया था, यहाँ रुमाल बंधा होता है, इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, अगर दोनों बराबर है तो बैलेंस हो गया। अगर किसी एक तरफ ज्यादा है तो ये रुमाल इधर खिसकेगा, यानी जो फोर्सेस लगाई गई हैं वो अनबैलेंस हो गई, तो होगा। तो यहाँ पर अनबैलेंस नहीं हो पा रहा ना, यहाँ तो वो जो फोर्स लगा रहा है लड़का अकेले, वो बैलेंस कर दे रहा है ट्रक, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, मतलब फोर्स कम लगाई गई। फोर्स ज्यादा लगाई जाएगी, ज्यादा लोगों द्वारा लगाई जाएगी, तब वो आगे ट्रक मूव करेगा, अन्यथा नहीं मूव करेगा, है ना। Yes, क्लियर है, sir. सात्विक हृदय सभी को क्लियर है ये जो मैं कह रहा हूँ। Yes. 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 तो आंसर क्या होगा कि अनबैलेंस फोर्स नहीं है, वो बैलेंस फोर्स है, इसलिए नहीं हिल रहा। नहीं, आपको यहाँ पे लॉजिक ये देना है कि फोर्स इज नॉट इनफ टू अनबैलेंस, और उसको रेस्ट में मोशन में लाने के लिए फोर्स इनफ नहीं है कि उसको मोशन में ला सके। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये बहुत सारा वर्डिंग उन्होंने लाइन में दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। जब भी बहुत ज्यादा लाइनें आएंगी ना तो वो कंफ्यूजन के लिए ही होती हैं। अभी एक आध क्वेश्चंस और भी हैं जो पूरे 4 5 7 8 लाइनें दे दी उसमें, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, Yes. हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। अब बताइए मुझे क्या क्या चीजें करनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपकी हेल्प से ही करूंगा, मैं खुद से फटाफट नहीं करूंगा। कौन बताएगा, बताइए। हमारा मास 200 ग्राम हो गया। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास दे रखा है हमें 200 ग्राम। सर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। सर फाइनल वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of hockey ball if the force applied by the hockey stick। मतलब ये एक बॉल है, ये कुछ मोमेंटम से जा रही थी, जब यहाँ पहुंची तो एक हॉकी प्लेयर ने इसको हिट किया, तो ये उसी पाथ पे वापस आने लग गई। तो इस मोमेंटम में और इसके हिट करने के बाद जो मोमेंटम में चेंज आया,
उसको पूछ रहा है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है वो, है ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो मैं तुरंत बता दूंगा, एम वी माइनस एम यू होगा, एम वी माइनस एम यू होगा, चेंज इन मोमेंटम, यही तो होगा चेंज इन Yes, sir. मोमेंटम। अब हम एम वी और एम यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमें ये देना है कि इसको पहले हम केजी में चेंज करेंगे। केजी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 200 अपॉन 1000, 0.2 kg. हाँ 0.2 kg, सबसे पहला काम। दूसरा काम देखो, यहाँ पर था u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब v वापस आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -5 मीटर पर सेकेंड होगा, Yes, sir. तो यहाँ माइनस लगाना है। अब आप mv और mu कैलकुलेट करो, mv क्या होगा और mu क्या होगा। सर वो हॉकी बॉल वापस आ रही है मारने के हाँ, बाद? यहाँ लिखा तो है रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने सेम पाथ पे वापस आ रही है वो। सर तो मैंने same- मिस। हाँ, सेम पाथ पे आ रही है। ये जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे फिर आप वर्ड्स को समझ जाएंगे। देखो यहाँ रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, फर्स्ट टाइम जो है ना वो दिक्कत आएगी, लेकिन आ जाएंगे फिर। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप मुझे बताओ गिवन क्या है, क्योंकि आप जैसे पहचान जाएंगे ना कि गिवन क्या है, उसके बाद फिर आप करने लग जाएंगे, आसान हो जाएगा चीजें। तो एम वी निकालता हूँ सबसे पहले, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास मेरा है 200 है, 0.2 इंटू, समय -3 आ रही है फाइनल में. हाँ -3 आएगी। तो इसको मैं इंटू करूंगा, कितना आएगा, ये आ गया आपका 10, Sir, 1. 5 2 जा -1 न्यूटन आ रहा है ना। Yes. एम यू कितना आएगा, एम यू इज 0.2 इंटू 10, तो ये 2 न्यूटन आ गया, है ना। एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, तो कितना हो गया, -3 क्या, So Newton. केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम है ये, मोमेंटम, और मोमेंटम है इसका मतलब क्या है, मोमेंटम है इसका मतलब क्या है, ये न्यूटन नहीं होगा, है कि नहीं। मोमेंटम है तो न्यूटन कहां से होगा, इसका भी तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड आएगा, इसका भी केजी मीटर पर सेकंड आएगा। सर मैं वही सोच रहा था न्यूटन क्यों लिखा है आपने. हाँ, किसने कहा भी मुझे कि न्यूटन होगा। तो मैंने कहा था. हाँ, तो समझ में आ गया, हम करेंगे तो सीखेंगे ना। तो ये न्यूटन नहीं होगा यहाँ पर, और बता दिया न्यूटन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मोमेंटम को मोमेंटम से घटा रहे हैं, इसमें अभी टाइम तो कहीं आया ही नहीं, या चेंज इन मोमेंटम आता तो फिर वो न्यूटन का कॉन्सेप्ट आता ना। अब यहाँ पे गलतियां जो होती हैं ना पेपर में, हम जब कर रहे होते हैं तो गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां सबसे पहली गलती यहाँ होगी, हम इसको चेंज ही नहीं किया, और अगर चेंज किया तो मैं इसको देख के सॉल्व नहीं कर रहा, इसको देख के सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे आसान लग रहा है। माइंड टू क्या लग रहा है, 200 ग्राम है, फटाफट करा, सॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। टू गेट द थिंग, सबसे Yes. पहली गलती यहाँ पे, फिर दूसरी गलती यहाँ पे आएगी, दूसरी गलती यहाँ पे आएगी कि आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया सही से, तो आप नेगेटिव साइन लगाना भूल गए, दूसरी गलती यहाँ पे आएगी। और तीसरी गलती जो हमने करी, तीसरी गलती जो हमने करी वो क्या करी, वो हमने ये करी कि यहाँ पे यूनिट सही से नहीं लिखी। तो देखो इतने से क्वेश्चन में ये 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा क्वेश्चन, और इस 3 मार्क के क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप्स हैं, और 3 स्टेप्स 1-1 नंबर के हैं, और वहीं पे हमने गलती कर रखी है, वही हमें ले जाएंगे हमारे 3 मार्क्स, है ना। यस सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब फिर मुझे बताइए कि कैसे करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को करना कैसे है। तो सबसे पहले गिवन है उसका मास 10 ग्राम को हम सबसे पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 0.01 किलोग्राम। और इनिशियल वेलोसिटी होगी 150 मीटर पर सेकंड,
और फिर फाइनल वेलोसिटी होगी 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ जाता है, फिर टाइम होगा 0.03 सेकंड। चलिए गिवन बताइए क्या करूं मैं गिवन में। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम मास जो है इसका है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 0.01 kg, 0.01 kg। ओके, ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, यानी यू ट्रेवल कर रहा है ना 150 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। स्ट्राइक्स सर बी 0 नहीं हो जाएगा? स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन zero। ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। ओके, फाइनली वो रेस्ट पे आ रहा है, यानी v जो है वो क्या होगा, Sir, 0 zero। मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है ना, यहाँ पर देखो रेस्ट पे आ रहा है। और टाइम कितना लगाया इसने, 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब s हमें कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. तो यहाँ पर फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सलरेशन भी कैलकुलेट करना है ना, यही है ना? यस सर। इज इट ओके? जो गिवन है वो तो हमने लिख लिया, सही से आ गया हमें समझ में क्या है, क्या गिवन है, क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही हैं ये आ गया, हम निकाल लेंगे अभी से। अब मेरे पास वही तीन इक्वेशन है। कौन कौन से तीन इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब u v है मेरे पास, u v है और t है, तो u v t से मैं क्या निकाल सकता हूँ, s या a निकाल सकता हूँ क्या? देखो तो सर फर्स्ट इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से पहले a निकाल लूँ, है ना, इस वाले से पहले a निकाल लेता हूँ। तो a निकालने का फॉर्मूला, इसका मतलब ये हो गया v माइनस यू बाई टी, यही हो गया ना, v माइनस यू बाई टी। तो Yes, a sir। v माइनस यू मतलब 0 माइनस u, u इज 150 अपॉन t, t इज 0.03, है ना। तो माइनस 150 अपॉन 3 इंटू 100, तो 3 5 जा 15, तो कितना आ गया, माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो a निकल के आ गया, a निकल के आ गया। अब क्या करूं, फोर्स तो अब निकल जाएगी क्योंकि मास ये हमारा आ गया और a आ गया। 2as और equal to v square minus u square। इसके बाद अगर मुझे s निकालना है, s अब s निकालने के लिए इसमें पुट करता हूँ ना, 2 इंटू a इज माइनस 5000, s इज फाइंड आउट करना है v स्क्वायर माइनस 0 माइनस u स्क्वायर 150 इंटू 150। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, क्लियर है? yes, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10,000 इंटू s इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, 22500। मैं ऐसे लिख देता हूँ 15 इंटू 15 इंटू 100। ठीक है, अब इस 100 से पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ, 5 3 जा 15 और 5 20 जा, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब कितना आया मेरे पास, 3 3 जा 9, 9/4। यस, 9/4 इज इक्वल टू है 9/4 कितना होगा, sir। 9/4 कितना होगा? 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, यही होगा ना। s इज इक्वल टू 2.25 मीटर, तो ये मेरा s आ गया, ये a था मेरा a। तो अब मैं f इज इक्वल टू ma निकाल सकता हूँ, m इज 0.01
इंटू -5,1,2,3। ओके, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -50 न्यूटन। इज इट ओके? क्या आप लोगों को क्लियर है? ये मेरा फोर्स आ गया, ये एक्सलरेशन निकाला, और ये मैंने निकाला आपका ब्लॉक। हुआ क्या क्वेश्चन में? हुआ क्या था क्वेश्चन में? हुआ क्या था क्वेश्चन में? ये हुआ था कि यहां से एक बुलेट ने हिट किया वुडन ब्लॉक को हिट किया। हिट करने के बाद वो रुक गया बुलेट इसके अंदर। तो फोर्स कितनी लगाई वुडन ब्लॉक ने उसको अपोज करने के लिए? वो ये लगाई। एक्सलरेशन ये था, और कितना मीटर वो एंट्री किया अंदर? 2.25 मीटर। 2.25 मीटर। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। आपका डिस्टेंस पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, बट एक्सलरेशन के बिना फोर्स आएगा नहीं। तो 3 चीजें पूछी गई हैं बेसिकली। इसमें आपको क्या करेंगे ना, कई बार ये डिस्टेंस दे देंगे, फोर्स निकालने को कहेंगे, या फिर डिस्टेंस दे दिया तो एक्सलरेशन निकालने को कहेंगे। तो तीनों चीजें तो नहीं पूछेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, बट अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करना है इसको ना। 14th क्वेश्चन मार्क करना। और एक बात बताओ कि हमने डिस्टेंस इससे फाइंड आउट किया ना, 2as = v² - u², इससे फाइंड आउट किया। अगर मैं डिस्टेंस इससे फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? इससे फाइंड आउट तो क्या करूंगा? आ जाएगा इससे आंसर? नहीं आएगा। सर किससे? ऊपर वाले से, ऊपर वाले से, इस वाले से आ जाएगा। सेम ही आएगा या अलग आएगा? सर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखोगे आप। मैंने इससे इसलिए किया क्योंकि इजी रहेगा ना, इजी रहेगा, मुझे लगा कि हाँ इससे इजी रहेगा तो मैंने कर लिया। आसान तो उसी से रहे। हाँ, लेकिन इससे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो इस वाले से आ रहा है, 2.25 मीटर ही आएगा इससे भी। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं रहना कि इससे हो गया तो उससे क्यों, मतलब इससे ही करना पड़ेगा मुझे क्योंकि सर ने किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके सर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको क्लियर है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15। अब मुझे बताइए इसमें गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन देयर? क्वेश्चन नंबर 15 सर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सर 1 kg, ट्रेवलिंग। हाँ सर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की, और सर ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मास दिया हुआ है 5 kg। ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मास है 5 kg। ओके यस सर, और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। इनिशियल ऑब्जेक्ट नंबर 2 का नहीं दे रखा? नो सर, आई थिंक वो स्टेशनरी। हाँ यस सर, स्टेशनरी है। हाँ स्टेशनरी, तो u1 u2 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, then they move off together in the same straight line। यस सर। ठीक है, calculate the total momentum just before the impact and just after the impact। after the impact मान लो ये है v1 और ये है v2। ये v1 है, v2 है। आप क्वेश्चन को देख के बताओ कि v1 और v2 क्या होगा, क्या होना चाहिए? दोनों का अलग अलग होगा या दोनों का एक जैसा होगा? फिर अलग अलग होगा। पढ़ो नहीं क्वेश्चन, सॉरी सर, सेम होगा। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। तो कंबाइन हो रहे हैं तो सेम तो सेम होगा, क्योंकि कंबाइन हो जाते हैं दोनों तो सेम हो जाएगा। हाँ दोनों का सेम होगा क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं ना, यहाँ पर देखो कंबाइन हो रहे हैं, तो v और v हो गया, है ना? v और v तो हो गया। An object of mass 1 kg travel in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये जा रहा है, ये दोनों क्लियर हो गया।
स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का ये चीज हो गया और मास है 5 kg. ओके, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. टुगेदर का मतलब ऑलरेडी उसने कह दिया कि दोनों चिपक जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं दोनों. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट यानी पहले हमें क्या निकालना है, बिफोर द इम्पैक्ट का मोमेंटम निकालना है और फिर आफ्टर द इम्पैक्ट का मोमेंटम निकालना है. टोटल बिफोर का और आफ्टर का, है ना. बिफोर का निकालने का मतलब क्या है, m1u1 प्लस m2u2, यही होगा. यस. हाँ, तो ये 1 हो जाएगा. u1 इज 10 प्लस m2 इज 5 और u2 इज 0. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, आफ्टर का निकालें तो क्या आएगा, m2v1 प्लस m1 सर v1, ये v2 ले लेते हैं. yes, m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, ये कितना आएगा मेरे पास, ये कितना आएगा सर m1 हो जाएगा तो पहला वाला v होगा. पहले मैं इसको ना ऐसा कर देता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, m1 प्लस m2. पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, m1 प्लस m2 के बाहर v, क्योंकि v1 और v2 तो v है ना हमारे पास. कॉमन ले लिया. हाँ, तो यहाँ पर मैंने अब मुझे क्या लिखना है, m1 और v 6 हो जाएगा और ये v हो जाएगा, यही आएगा ना 6v. यस. हाँ, और मुझे ये पता है बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मुझे क्या पता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, equal and opposite reaction बिफोर for every action. इज इक्वल टू आफ्टर, यही तो कहता है. यस हाँ. सर. तो सर 10 लॉ ऑफ इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ 10 इक्वल टू 6v हो जाएगा. यस. तो इससे क्या निकल के आएगा, v इक्वल टू 10/6 यानी 5/3. और 5/3 का मतलब सर होगा 1.67 मीटर पर सेकेंड, यही है ना. यस सर. 5/3 1.67 मीटर पर सेकेंड. अब मैं यहाँ पे 6 इंटू क्या लिखूंगा, 1.67. यस. मैं हाँ, yes, sir. 5/3 लिख रहा हूँ. 1.67 थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी मेरे को. तो तो 30/3 3 हो गया. 6, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड. 10 kg मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो लॉ है बिफोर और आफ्टर वाला, ये सही आ रहा है, एक बराबर आ रहा है, देखना यहाँ पे. यस सर. वो तो हमने यूज ही करा है ना उसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमने हाँ. उसकी वैल्यू इससे निकाली है. तो बराबर ही आ रहा है, और क्योंकि Yes, उसी को यूज करके तो निकाली हमने वैल्यू, तो भी बराबर, मतलब लॉ भी तो यही कहता है कि दोनों बराबर आएंगे, तभी तो हम कर पाए हैं इसको. तो आपके क्वेश्चन में Yes. पूछा क्या गया था, v पूछा गया था, फाइंड टोटल, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट. तो बिफोर द इम्पैक्ट हमने निकाल लिया. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट हमने ये निकाल लिया. फिर कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, भी निकाल लिया. सर वेलोसिटी कितनी है? 1.67. अच्छा 1.6. हाँ. यस सर. 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये निकाल लिया. ये निकाल लिया 1.67 मीटर पर सेकेंड. इंटरेस्टिंग. कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? नो अब तक किसी क्वेश्चन में डाउट है? 15 तक हमने कर लिए. No sir. नो सर. और देखो, क्वेश्चन करने का फिर वही तरीका मैं आज दूसरी तीसरी बार कह रहा हूँ, आराम से पढ़ना है, भागते हुए नहीं पढ़ना है, और नोट करते जाना है क्या क्या चीजें गिवन है. उसके बाद फिर हम फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं. फॉर्मूले इतने ज्यादा है नहीं साइंस में, कैलकुलेट करने का है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है गिवन क्या है. गिवन अगर हमें पता लग जाएगा तो फिर, क्योंकि यहाँ देखो स्टेशनरी हमने बाद में खोजा, तुरंत नहीं आया. फिर हमने बाद में कहा कि कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी,
ये दोनों सेम होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. 5 meter per second to 8 meter per second से एक्सलरेट किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को। तो इसमें गिवन है मास 100 kg, हाँ, मास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर is सेकंड, 100 kg, initial velocity is 5 meter per second, फाइनल और final velocity is वेलोसिटी 8 meter per second. अच्छा टाइम है 6 सेकंड। Time is 6 seconds. Calculate the initial momentum of the object. Initial momentum of the object. Initial momentum of the object. Initial momentum is what? 100 into 5. M into U. 100 Yes. into U is 5. तो क्या हो जाएगा? 500 500 kg kg meter per second. ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम इज mv। mv तो m इज 100, v इज 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम वी हैव गेट, फाइनल मोमेंटम हमने निकाल लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब हमें तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना भी निकालना है, फोर्स भी निकालना है। तो फोर्स भी निकालना है तो यहाँ पे एक्सलरेशन भी निकालनी पड़ेगी, या बिना एक्सलरेशन से भी हो जाएगा? बिना एक्सलरेशन से भी हो जाएगा, बताओ। सर वो यस सर वो v minus u by t से v माइनस मतलब समझा नहीं, v माइनस u बाई t से हम एक्सलरेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। सर वो हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं ना, m into v minus u by t। हाँ, मतलब हमने पढ़ा हुआ है ना, f इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ा हुआ है ना हमने, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर रेट क्या है? यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो है। तो यहाँ पे क्या होगा? 800 माइनस 500 अपॉन टाइम इज 6 सेकेंड, तो इजी 300 बाय 6, तो कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो मुझे एक्सलरेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, अगर आप एक्सलरेशन फाइंड आउट करके भी करेंगे तो भी आंसर इतना ही आना है। बस आपको क्या होगा? आपको ये होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा इस क्वेश्चन में। आप अदर क्वेश्चंस को शायद ना कर पाए, या फिर आपको रीचेक करने का टाइम ना मिले। तो ये ट्रिक, मतलब ये एग्जामिनर इस वाले क्वेश्चन में क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि आपको ये वाली लाइन याद हो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये तो चाहता है एग्जामिनर, और क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि आपको ये वाली लाइन किसी भी तरीके से याद हो, ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। अगर नहीं याद होगी तो फिर आप पहले ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद जाके फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू ए, क्योंकि m इंटू ए जल्दी से याद हो जाता है, क्योंकि m इंटू ए हमें जल्दी से याद हो जाता है ना। तुरंत f इक्वल टू एम ए होता है, तो a निकालो। a दे रखा है v u t, तो इनसे कैलकुलेट करके मैं a निकालूं और फिर इसके साथ इंटू करूं, जबकि इतनी जरूरत है नहीं, पहले ही हम सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूरा एग्जाम में क्या होगा कि पूरा एक पेज का मैक्सिमम पार्ट ये अकेला ही कवर कर लेगा, क्योंकि ये इंग्लिश में भी लिखा होगा पेपर में,
और कई जगह हिंदी में भी लिखा होता है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा होगा, तो पूरा एक पेज तो इसने ले लिया। तो कई विद्यार्थी तो ये सोचेंगे इज दिस अनसीन पैसेज, ये क्या कोई अनसीन पैसेज है? अब इसको क्रैक करो जरा, इसको करो सॉल्व करके बताओ। Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car that was moving with high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. अख्तर, किरण और राहुल मोटर कार राइड कर रहे थे एक हाईवे पे, बहुत तेज चला रहे थे। उस पे क्या हुआ, एक विंडशील्ड पे आके एक इंसेक्ट टकराया और विंड स्क्रीन पे आके चिपक गया वो। ठीक है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। अख्तर और किरण, देखो यहाँ पे तीन कैरेक्टर हैं, अख्तर है, किरण है और राहुल है। अख्तर और किरण सोच रहे हैं, अख्तर और किरण सोच रहे हैं। फिर किरण ने सजेशन दिया। पहला तो किरण का सजेशन देखो। पहला, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of motor car because the change in velocity of insect much more than the motor car. पहली बात तो किरण ने कह दिया। किरण ये कह रही है कि इंसेक्ट को ज्यादा चेंज ऑफ मोमेंटम महसूस हुआ, इसलिए वह स्टक हो गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी और कार की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ वो इंसेक्ट का ज्यादा हुआ, जबकि कार का चेंज इन मोमेंटम कम हुआ। ये किरण का सजेशन है। फिर अख्तर suggested that since the motor car was moving with larger velocity it exerted a larger force on the insect. मोटर कार ज्यादा तेज से चल रही थी तो उसने इंसेक्ट पे ज्यादा फोर्स से हिट किया एंड द रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। इस कारण से इंसेक्ट मर गया। तो ये दूसरा पर्सन है। ठीक है। फिर तीसरा राहुल तीसरा है। राहुल while putting an entirely new situation, उसने बिल्कुल ही नई सिचुएशन रख दी। said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum. उसने कहा कि फोर्स भी एक बराबर लगी है और उनके चेंज ऑफ मोमेंटम भी दोनों का एक बराबर हुआ है। तो आपका क्या कमेंट है, किसका सिचुएशन सही है और कैसे सही है? आपका क्या सजेशन है, बताइए। व्हाट इज योर सजेशन अबाउट किरण, अख्तर एंड राहुल suggestion or saying about the situation? सर अख्तर सही बोल रहे हैं सर, कार बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ चल रही थी तो सर इंसेक्ट तो मर ही गया होगा। अख्तर ये कह रहा है कि ये कह रहा है ना, अख्तर said since the motor car was moving with larger velocity it exerted a larger force on the insect. देखो अख्तर की सिचुएशन को पहले देखते हैं। अख्तर सिचुएशन, ये मोटर कार है और ये इंसेक्ट है, ये है ना। अख्तर ये कह रहा है कि अख्तर said that since the motor car was moving with larger velocity it exerted a larger force. कार की फोर्स ज्यादा है और इंसेक्ट की फोर्स कम है, ये अख्तर कह रहा है। यही कह रहा है ना अख्तर? यस सर। बट हमने क्या पढ़ा हुआ है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस। तो इसके हिसाब से तो गलत हो गया। दोनों की इक्वल होगी, दोनों की फोर्स इक्वल होगी, तो फोर्स तो कम ज्यादा नहीं हो सकती। आप ये कहते हैं इक्वल होती तो बात होती। इक्वल रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो फिर सर राहुल का सिचुएशन सही है। हाँ, किरण का सिचुएशन क्यों गलत है? चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो भी सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, इसलिए किरण का भी सिचुएशन गलत है। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से किरण का गलत होगा। हाँ, इज सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन।
मतलब इसी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। थर्ड, राहुल क्या कह रहा है? राहुल while putting an entirely new situation said that both the motor car and insect experience the same force. मोटर कार और इंसेक्ट ने दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया है, सेम मोमेंटम एक्सपीरियंस किया है। बस उसने इतना ही बोला, सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया, सेम मोमेंटम एक्सपीरियंस किया। बट यहाँ पर आगे वो बता नहीं रहा कि इसका मतलब क्या है, तो ये तो हमें बताना है ना, कमेंट ऑन दिस सिचुएशन। तो राहुल का तो सिचुएशन ये सही बता रहा है, राहुल सही बता रहा है, बट इसको आगे हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्या कहें इसके साथ, बताइए। Comment on the suggestion. Sir, the suggestion made by Rahul is correct that the same force and equal change in momentum is experienced by both insect and the automobile. देखो, चेंज इन मोमेंटम इज सेम, चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो सेम है, बट मोटर कार का मास जो है वो ज्यादा है इंसेक्ट के मास से, ठीक है। मोटर कार का वेलोसिटी भी ज्यादा है। यस सर, मतलब कि इसका मोमेंटम ज्यादा इंसेक्ट से। हाँ, यही चीज तो मैं आपसे, मोमेंटम ज्यादा कैसे हो सकता है सर? एक सेकंड, अगर सर उसका मास भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो सर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, तो सर ये दोनों ही ज्यादा होंगे, मोमेंटम दोनों ही ज्यादा होंगे, आपके कहने का मतलब ये है ना। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ ये नहीं है। हम मास को तो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ज्यादा है, ठीक है भाई मास ज्यादा है, लेकिन आप वेलोसिटी को कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ से किसी भी स्पीड से जा रहा हूँ, मान लो मैं किसी भी स्पीड से जा रहा हूँ, आपने मुझे टक्कर लगाई, तो दोनों का जो वेलोसिटी का वो है, वो तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, वो तो सेम ही, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। वो तो वेलोसिटी दोनों की अगर हम इक्वेट करके देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव होगी। आप जितनी तेजी से आएंगे उतना ही नेगेटिव मेरे पे बढ़ेगा। अच्छा सर, फाइनल वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। हाँ, बाद में क्या होगा, दोनों की टक्कर लगने के बाद दोनों का सेम हो जाएगा, तो मास ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टक्कर लगने पे तो दोनों का सेम ही हो रहा है, तभी तो टक्कर लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोटर कार का मास ज्यादा है और इंसेक्ट का मास कम है, और वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है इसलिए उसका मास कम है। इस कारण से हिट करने का जो इम्पैक्ट हुआ वो इंसेक्ट पे ज्यादा हुआ और मोटर कार पे कम हुआ। ये फर्स्ट समय पे मैंने बताया था कि कोई गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे किसी साइकिल वाले ने टक्कर लगाया, तो इसका तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, तो ये रेस्ट पे रह गया। इसका जो है वो मोशन से रेस्ट पे आया और हिट करके ये नुकसान इसके ज्यादा हुआ, साइकिल वाले के, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका ज्यादा मजबूत था इससे, क्योंकि मास ज्यादा था। और वैसे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाँ सर, गाड़ी और इंसेक्ट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस गाड़ी की स्पीड अगर इंसेक्ट से ज्यादा है तो भी तो दोनों की टक्कर होगी। हाँ, तभी टक्कर होगी, बिल्कुल टक्कर होगी। देखो, ये इंसेक्ट पहले फ्लाई कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कार आ रही है इसी डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट से ज्यादा वेलोसिटी से आ रही होगी, तभी तो इसको टक्कर करेगी, इसको हिट करेगी। लेकिन वहां पे लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट। लॉ तो ये कह रहा है ना, इनिशियल और फाइनल दोनों को कह रहा है। वो सिर्फ इनिशियल को नहीं देख रहा है कि भाई ये तो बहुत छोटे स्पीड से चल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तभी तो इसको पीछे कर पाएगा। यस सर, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 into M2 V2।
सर वो तो वैसे ही हो जाएगा सर. हाँ, इसमें आपको जो वर्डिंग लिखनी है ना, वो यहाँ पर सिर्फ ये है कि मोटर कार का मास ज्यादा है और इंसेक्ट का मास कम है, इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम हुआ या जो फोर्स लगी वो इंसेक्ट पे इम्पैक्ट ज्यादा करी और वो डेड हो गया. तो सर बेसिकली वही जो अख्तर कह रहे ना. अच्छा नहीं, हाँ यस सर, कि इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट. हाँ, it as a exerted a result larger in- force on insect. सर तो अख्तर का सही है इस वाले में. हाँ, अख्तर का Okay. सही है. फोर्स लार्जर नहीं लगी, फोर्स तो बराबर लगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंसेक्ट को ज्यादा हुआ. फोर्स तो बराबर लगी ना दोनों में. यस सर यस. फोर्स बराबर Force. लगी है. देखो, किरण ने कहा कि मोमेंटम ज्यादा कम है, अख्तर ने कहा कि फोर्स ज्यादा कम है, लेकिन राहुल कह रहा है कि फोर्स और मोमेंटम दोनों ज्यादा है. बस उसने आगे इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आगे हमें एक्सप्लेन करना है कि फोर्स और मोमेंटम दोनों बराबर है, लेकिन इंसेक्ट का मास कम होने के कारण से उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ वो ज्यादा हुआ, इस कारण से वो डाई हो गया. ओके सर. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हो गया. इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आता, बट ये है कि एनसीईआरटी सब चीज को लेके चलती है, हर चीज को वो कैलकुलेट करके हर तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेडी है. अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर. डंबल जानते हो किसे कहते हैं? यस ये सर, वो डंबल वेट जो होते हैं. हाँ, वेट बड़े वाले. लिफ्ट करने के लिए होता है. ये मास है इसका 10 kg, मास है इसका 10 kg. ठीक है. और बताओ आगे क्या लिखूं मैं? फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हाइट ऑफ 80 0. सेंटीमीटर, यानी s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर. 0.8 मीटर. ओके. टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. यस. देन हमें बताना है कि कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे. अगर ऊपर से गिरा 80 सेंटीमीटर हाइट से किसी के हाथ से गिरा, तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा नीचे. तो बेसिकली सर इसका मोमेंटम निकालना है. हाँ, मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम कौन सा निकालना है? सर इनिशियल मोमेंट. डाउनवर्ड जब वो हिट करेगा तब, ये इस हाइट पे है, तब फाइनल और वो नीचे हिट करेगा फ्लोर के ऊपर तब. ये 80 तो सेंटीमीटर दे रखी हाइट. तो फाइनल मोमेंटम यानी mv निकालना है ना, mv निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है. mv के लिए हमारे पास पहले v आना चाहिए. u तो यहाँ दिया नहीं है, तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2as is अच्छा हाँ v कैसे कैलकुलेट करेंगे? v कैसे कैलकुलेट करेंगे जब u दिया ही नहीं है? How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? फिर u 0 नहीं होगा? हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो u तो ऑटोमेटिकली उसका 0 हो गया ना, तभी तो वो गिर रहा है. पहले तो उसकी वेलोसिटी ही नहीं थी ना कुछ भी. यस सर. अब मैं फिर वही इक्वेशन लिखूंगा, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और 2as is equal to v square minus u square. अब मुझे निकालना है v. किससे निकालूं? v निकालने के लिए देखो मेरे पास, 2as equal to v square minus u square. हाँ, इससे निकालता हूँ ना. यस सर. हाँ, क्योंकि इसमें दो चीजें मैं इनपुट कर दूंगा और एक फाइंड आउट हो जाएगा ना. यस. हाँ, अब 2as 2 into 10 into 0.8. ओके. v स्क्वायर निकालना है मुझे, और u स्क्वायर इज 0. तो फाइनली क्या आ गया? ये आ गया मेरा 10 से 10 कैंसिल हो गया. 16 इज इक्वल टू v स्क्वायर, देन v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. ये v निकाल लिया मैंने.
Yes, sir. अब मुझे Sir, निकालना उसमें है mass दिया हुआ है। MV निकालना है। तो मास दे रखा मुझे 10 kg और V मैंने फाइंड आउट कर लिया 4 मीटर पर सेकेंड 4, तो ये हो जाएगा 40 40 बताओ। kg meter per second. हाँ, किसी ने न्यूटन कहा अभी? सर मैंने 40 kg meter per second. नहीं, किसी की आवाज आई न्यूटन की, ऐसा लगा मुझे। No sir, न्यूटन तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि किसने कहा 40 kg मीटर पर सेकेंड 40 kg मीटर पर